बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। उसमें हम आज देखेंगे जी प्रायोरिटाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे ये रिसोर्सेज क्या चीज़ होती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्या है, ये कब बने। ये वैसे तो हर बहुत पुराना ये चीज़ें डिमांड चल रही थी, लेकिन जो इसका लेटेस्ट जो लॉ है वो 2008 में बना है। अक्टूबर 2008 में ये ना ये लॉ बना था। ये यूएस, सबसे पहले यूएस ने इसको पास किया था। उसके बाद जो है ना अब वो पूरी दुनिया में इसको अप्लाई करवा रहा है। बेशुमार जगहों पर दुनिया में ये चल रहा है, लेकिन अभी जहाँ जहाँ वो अभी तक नहीं पहुँचा वहाँ पर भी वो इसको अप्लाई करवा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी इस एक्ट के, वो क्या है वो हम देखते हैं जी। नंबर 1 है जी रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम है। आप क्लेम करते हैं जी सबसे पहले अपनी चीज़ रजिस्टर करवाने के लिए। उसके बाद जी सिविल रेमेडीज़ है जी फॉर इन्फ्रिजमेंट। उसके बाद टेक्स्ट है जी आपके टेरिबल डैमेजेस इन काउंटर फेटिंग केसेस है। उसके बाद ये स्टैट्यूटरी डैमेजेस हैं जी इन काउंटर फेटिंग केसेस में। अब इन सबको हम मुख्तलिफ अंदाज में एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम है। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम क्या चीज़ होती है जी? दो तरह की टाइप्स हैं जी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने के लिए। दो हैं। एक डोमेस्टिकली, कि किसी भी मुल्क के अंदर जिस मुल्क में आप बैठे हैं, जिस मुल्क में आप बना रहे हैं, जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं उस मुल्क में रजिस्टर करवाना है, या जिस मुल्क में आप लॉन्च करने जा रहे हैं उस मुल्क से रजिस्टर करवाना है। ये डोमेस्टिकली है। नंबर 2 है जी इंटरनेशनली। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये हमारा टॉपिक जो है ना वो इंटरनेशनली रजिस्ट्रेशन है, डोमेस्टिकली नहीं। इसकी वजह ये है कि डोमेस्टिकली जो है ना ये हर कंट्री का ना कानून अपना अपना अलग अलग होता है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर जाके दोबारा एक देखना पड़ेगा। तो हम इसलिए इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं जी हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ना? एक एप्लीकेशन आपने मूव करनी है इंटरनेशनल ब्यूरो को, जो उसके रेलिवेंट ऑफिशियल्स हैं उनका फॉर्म्स हैं। अगर आप वहाँ पर फिजिकली तौर पर नहीं जा सकते तो ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के ज़रिए भी उनकी वेबसाइट पे जाकर जो रेलिवेंट जो ब्यूरो है उसकी वेबसाइट पे जाकर आप इसको फाइलिंग आप कर सकते हैं, आप ये बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जी? वैसे तो बेशुमार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस फॉर्म में, लेकिन हम यहाँ पर ना सिर्फ मैंडेटरी जो है ना चीज़ें सिर्फ वो देखने लगे, जस्ट मैंडेटरी। नंबर 1 जी नेम, आपने अपना नाम वहाँ पर बताना है और लाजमी बताना है। उसके बाद जी इंटाइटलमेंट, ये है जी कंपनी का नाम वगैरह जो है ना ये वो बताना है। एप्लीकेंट्स कंट्रैक्टिंग पार्टी, बाकी ऐसा होता है कि आप खुद नहीं जा सकते और रब्ता खुद नहीं कर सकते, आपका वकील आपके साथ रब्ता करता है, तो उसका नाम जो आपके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है आपने उसका नाम भी देना है। एड्रेस देना है आपने। अच्छा जी, स्पेसिमेंट्स आपने वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं ताकि आपकी कंपनी के बारे में ना बात की जा सके और कंपनी को बचाया जा सके। डेजिग्नेटेड कंट्रैक्टिंग पार्टी, अच्छा ऐसा हो सकता है कि बात के मतलब आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आपने अपना नाम भी दे दिया और आपके वकील आकर जिन लोगों से बात करेंगे, डिबेट करेंगे, जिन लोगों से डिस्कस करके लेके जाएंगे, वो हो सकता है आपके डायरेक्टर हों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हों, उनके नाम भी आपने यहाँ पर देने हैं। वो प्रोडक्ट जिसके लिए आप सारा काम कर रहे हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर ही हो सकता है, वो आपका कोई सॉन्ग हो सकता है, वो आपका कोई लिटरेचर का काम भी हो सकता है, वो आपका कोई साइंस की कोई नई प्रोडक्ट भी हो सकती है, जो भी है, मेडिकल की भी फील्ड हो सकती है। उसके बाद ये आइडेंटिटी ऑफ द क्रिएटर, जिसने वो चीज़ बनाई, कंपनी ने बनाई। ये हमने पिछले लेक्चर में चीज़ें ना पढ़ चुके थे कि कंपनी है कि उसको में मुलाजिम है, मुलाजिम की अपनी चीज़ है, ये कंपनी की चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ना पिछले में देखा था। वो उसको ना आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्लेम, कि अगर कोई किसी ने खुदा ना खास्ता आपकी चीज़ को इस्तेमाल किया आपकी परमिशन के बगैर, तो आप क्या क्लेम करेंगे और कितना क्लेम करेंगे, क्या आपका क्लेम होगा? पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन, आपने पब्लिकेशन जो है ना ये लाजमी शो करनी है वहाँ पर कि आपने इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कि सिग्नेचर बाय द एप्लीकेंट, ये भी आपने इसमें शो करना है जी। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं स्टूडेंट, हम ये वो चीज़ें डील कर रहे हैं जो कि मैंडेटरी हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, आगे है जी सिविल रेमेडीज़ फॉर इन्फ्रिजमेंट। सिविल रेमेडीज़ क्या है जी? अच्छा, इन्फ्रिजमेंट ये भी लास्ट में आपने पढ़ लिया हुआ था, उसके बारे में आप जानते भी हैं। सिविल रेमेडीज़ के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना इसकी जो इन्फ्रिजमेंट है, ये असल में क्या है, ये वायलेशन है जी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। प्रॉपर्टी राइट जो आपने पहले पढ़े हुए थे उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मसलन कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है।
अच्छा, ये इनके बारे में मैं इसलिए इस दफ़ा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये चीज़ें हमने ना लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह चीज़ें हमने देख ली हुई है। अच्छा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है ना, ये अहाता करता है जी हर एक चीज़ का। जैसे कि मसलन आपने अगर सॉफ्टवेयर के बारे में आपने काम करना है, तो सॉफ्टवेयर का जो भी उसके राइट्स होंगे सब के सारे बारे में इसमें डिटेल से वो बात करेगा और इसमें वो डिस्कस करेगा। तो आपके सॉफ्टवेयर के क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कॉपीराइट है, ये भी हम बार बार पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद पेटेंट्स हैं, नेक्स्ट आपका जी डिज़ाइंस हैं और ट्रेडमार्क है आपका। ये चीज़ें जो है ना ये आपके हैं, ये आपके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो आप उसके लिए जो भी कवानीन हैं उसके मुताबिक आप अप्लाई करेंगे और आप रेमेडीज़ के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अच्छा जी, टेरिबल डैमेजेस इन काउंटरफेटिंग केस। अगर किसी ने आपके जो है जो आपका सिस्टम है, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो भी आपने नई चीज़ क्रिएट की है, उसको किसी ने इस्तेमाल किया और उसके लिए क्या है, तो जी ये एक्चुअली ये इकोनॉमिक थ्रेट है जी आपके लिए, वो आपके लिए फिजिकल हैजर्ड्स होता है जी। तो आपका प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी जो है ना वो भी उसने डिस्टर्ब की है, तो उसके लिए ना बहुत सीवियर किस्म के कवानीन होते हैं। ये जो बाइंडिंग अथॉरिटीज़ होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती हैं ना, ये इस वक्त 2008 से लेकर जो है ना आज तक वो इनएक्टिव हैं और वो काम कर रही हैं, और वो आपका जो भी नुकसान है उस नुकसान को वो पूरा भी करते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो टू प्राइवेट कंपनीज़ जो है ना वो जो है वो उसको चलाती हैं। वो जितने भी सिविल रेमेडीज़ के केस हैं आमतौर पर ना प्राइवेट कंपनीज इसको बहुत ज़्यादा वो डील करती हैं। अगर उनकी कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए और जो भी इसको इस्तेमाल हो, वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, इनको वो जानता भी हो या नहीं भी जानता हो, तब भी जो है ना अगर वो इस्तेमाल करता है तो प्राइवेट कंपनी जो है ना वो उसको कभी माफ़ नहीं करती और उसको अप्लाई करती हैं। और आपको पता है बाज़ का जो है ना वो बहुत हैवी किस्म का डिमांड करती हैं कि ये हमें हमारी गुडविल इसने डिस्टर्ब की है तो हमें ये अमाउंट दी जाए। और इन केसेस में ऐसी केसेस में वो केस जीत भी जाते हैं और उनको ये चीज़ें मिल भी जाती हैं। अच्छा जी, स्टैट्यूटरी डैमेजेस इन काउंटरफेटिंग केसेस। कानूनी तौर पर इसमें क्या होता है जी, द कॉपी राइट एक्ट जो ना प्रोवाइड्स करता है जी कॉपी राइट ऑनर को वो तमाम राइट्स कि वो कंट्रोल करे जी। क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं जी, रिप्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक परफॉर्मेंस है और डिस्प्ले है ऑफ देयर कॉपी राइटेड वर्क। उसकी मर्ज़ी है जी कि वो कहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे पब्लिक परफॉर्म करता है, ये तमाम कॉपीराइट एक्ट उसको मौजूद है। ये कानूनी उसको इसका हक हासिल है, कानूनी उसको ये हक हासिल है। उसको कोई भी इस चीज़ से नहीं रोक सकता कि वो डिस्ट्रीब्यूट किसी एक जगह पे करे और एक जगह पे ना करे, ये उसका राइट है। बाकी जो लोग हैं वो क्लेम नहीं कर सकते कि जी ये फ़लानी जगह पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसकी मिल्कियत है और कानून उसको मुकम्मल तौर पे इसकी जो है इजाज़त देता है। अगर कोई वायलेशन करता है तो उस वायलेशन के लिए जो भी वो क्लेम करेगा उसको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा जी, इन कॉपीराइट केसेस जो है ना जो लिमिटेशंस होती हैं इनकी कानून की, वो फॉर इनिशियलाइजिंग अ सिविल एक्शन, सबसे पहले ना सिविल केस के तौर पर आप अप्लाई करते हैं। तो इसकी जो मिनिमम सज़ा होती है ना वो क्लेम की वो होती है 3 साल, 3 साल की कैद होती है और साथ में जुर्माना भी होता है, फ़ाइन भी होता है। फ़ाइन वो वेरी करता है, जबकि क्रिमिनल केसेस में ना इसकी सज़ा जो है ना 5 ईयर्स की होती है, 5 साल की होती है, ठीक है ना। जब एक दफ़ा आप क्लेम कर देते हैं तो फिर ये होता है। तो कानूनन इसको बड़ा अच्छा तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है और इसके मुताबिक जो है ना वो उसको बाकायदा बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिसमें ना उनको रेमेडीज़ मिलती भी हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम तो फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।